जन्नत के पत्ते बाब नंबर 14। अंकारा इतना ही खूबसूरत और साफ सुथरा सा शहर था जितना कि इस्तांबुल, मगर इससे न वो शहर देखा गया न ही कुछ और। आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ खबर नहीं थी। उसका दिल दिमाग और सारी तवज्जो बस एक नुक्ते पे थी, आज जहान का ऑपरेशन है। उसने जहान के हॉस्पिटल से 2 ब्लॉक छोड़कर एक होटल में कमरा लिया था। बाहर को अलबत्ता वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर नहीं जा सकती थी और उसे होटल में तन्हा छोड़ने को दिल नहीं माना था। वो उस बच्ची को किसके पास छोड़े, और हर मसले की तरह उसमें भी उसे हाले का ख्याल आया था। हाले में क्या करूं? फोन पे हाले को थोड़ी बहुत जमा तफरीक के साथ सारी बात बताकर वो अब उससे मदद मांग रही थी। ये तो कोई मसला नहीं, मेरी नानी अंकारा में रहती है, जो एड्रेस तुम बता रही हो वहां से काफी करीब घर है उनका। तुम सुबह बच्ची को वहीं छोड़ दिया करो, फिर शाम में ले जाना, चाहो तो तुम भी वहीं रह लो। ओह हाले की नानी स्प्रिंग ब्रेक में जब इस एक्सचेंज स्टूडेंट तुर्की की सैर को गए थे तो उनके ड्रोन ब्लॉक से जो भी अंकारा गया हाले की नानी के पास जरूर गया था। मगर तुमने वाकई उसको अगवा तो नहीं किया ना? वो हंसते हुए पूछने लगी। फिर अचानक जैसे उसे याद आया, वो होटल ग्रैंड वाला लड़का 2 दफा आया था। मैंने बताया कि तुम नहीं हो, मगर वो भी मुस्तिर था। और 1 मिनट, तुम तो अजमेर में थी, फिर अंकारा। ओह हाँ, वो मैं आज ही इधर आई हूँ, मगर उसे मत बताना। और ये बात तो अभी तक उसने जहान को भी नहीं बताई थी, शायद इसलिए कि इससे बड़े मसले उसके सामने थे। हालांकि नानी सबीहा नूर इतनी ही पुरमुशफ़्फ़िक़, मिलनसार और मेहमान नवाज खातून थी जितनी कि तुर्क अवाम हो सकती थी। और एक वो लोग थे इस्लामाबाद में उसकी यूनिवर्सिटी में कितने ही गैर मुल्की और बिलखसूस तुर्क लड़कियां पढ़ने आई हुई थी। मजाल है वो जो किसी को अपने घर घुमाने ले गई हो। पता नहीं क्यों हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास ऐसे कामों के लिए वक्त ही नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह हुई कि सबीहा आंटी ने बताया मिसेस अब्दुल्ला, महर और उर्वा कल उनके पास रहने आ रही थी। डीजे और उसकी होस्ट फैमिली, पहला खाना, पुलाव और मसूर की दाल का चूरमा। बाज लोगों का नाम भी किसी किताब के सिरवरक की तरह होता है, सुनते ही यादों का एक बेकरां समंदर हर्षों उमड़ आता है। सबीहा आंटी को अपना मसला समझाकर कि एक दोस्त के लिए उसे हॉस्पिटल जाना है और बहारे उधर नहीं रह सकती, उसने बहारे को अलहिदर ले जाकर चंद एक हिदायत मजीद की। तुम अच्छी लड़की बनकर रहोगी ना? बहारे ने इस बात में सर हिला दिया, अलबत्ता वो खुश नहीं लग रही थी। तुम मुझे रोज छोड़कर चली जाया करोगी क्या? सब मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उसका पहले से दिल मजीद दुखी हो गया। एकदम से उसे उस फूल सी बच्ची पे बेपनाह तरस आया। पाशा बे के एमाल ने उसके फैमिली को किसे फुटबॉल की तरह बना दिया था। आयशा अपनी बहन के लिए बहुत परेशान थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं शाम में आ जाऊंगी और तुम्हें एक फ़ोन भी ला दूंगी, इससे तुम जब चाहे मुझसे और आयशा से बात कर लेना। ठीक है, छोटी सी बिल्ली मुस्कुरा दी। उसे यकगुना तमानियत का एहसास हुआ। सबीहा आंटी के घर से वो हॉस्पिटल आ गई। ये एक प्राइवेट नेरो सेंटर था और वो एडमिट हो चुका था। उसने लिबास भी तब्दील कर लिया था और बस सर्जरी का मुंतजर था। अभी उसे ओटी में ले जाने में ज़रा वक्त था। सो ऑपरेशन से कबल वो आखिरी दफ़ा उसे देखने आई थी। वो खामोश था, चेहरा बेतासुर मगर जर्द। ओटी के लिबास में तो वो और भी ज़्यादा पजमज़दा लग रहा था। कैसे हो? उसके सामने खड़े वो बस इतना ही पूछ सकी। जहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। वो बेड के किनारे पे बैठा था। ठीक हूँ। चंद लम्हे खामोशी के नजर हो गए, फिर वो बोली, तुमने आखिरी दफा सच कब बोला था? अभी 1 मिनट कबल, जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसकी बातें भी उसी की तरह होती थीं, पहेली दर पहेली। मेरा बैग रख लो, इसमें मेरा फोन भी है। उसने अपने चमड़े का दस्ती बैग साइड टेबल से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया, जिसे हया ने थाम लिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फोन खोलना। वैसे वो फिंगरप्रिंट से खुलता है, मगर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मुतबादिल पासवर्ड के तौर पर लगा दी है। पूरे 8 हिंदी से। ओके, तुम फोन बुक में पहले नंबर को कॉल करके सब बता देना। उसके हाथों में पकड़ा बैग एकदम बहुत भारी हो गया। उसकी नौबत नहीं आएगी, तुम ठीक हो जाओगे। जहान ने जवाब नहीं दिया। फिर ज्यादा मोहलत मिली भी नहीं और उसे ले गए और वो अमलियात खाना ऑपरेशन थिएटर का तुर्क नाम के बाहर एक कुर्सी पे आ बैठी। वो कह रहा था अगर मुझे कुछ हो जाए, और वो सोच रही थी अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। जिंदगी में बाज अगर कितने खौफनाक होते हैं ना, उनको आधा सोच कर भी दम घुटने लगता है। वो बस जहान का बैग गोद में रखे उसे किसी वाहिद सहारे के तरह मजबूती से थामे कुर्सी पे बैठी सामने शीशे के बंद दरवाजों को देखे गई।
وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ تب لگتا ہے کہ معافی ابھی تک نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے نہیں پیچھا چھوڑتے، ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عیش گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے بہایا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مانگے۔ وہ گرہ کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کی وقت۔ ہاں، تب بھی وہ ایسے ہی ایک ہسپتال کے عملیات خانہ کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرہ اب کیسے کھلے گی؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا، ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو؟ پھر وہ رسمی علیک سلیک، حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے، تم واپس اب کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگایا اس نے زور سے، آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے، پھر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر ڈبڈبا گیا تھا۔ ابا مجھے ایک ہفتہ مزید لگ جائے گا۔ حیا، ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی۔ اتنے دن ہو چکے ہیں کہ ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کے بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں روہیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جہان کا کیا پروگرام ہے؟ کیا وہ تمہیں ملا؟ ہاں نے ایک نظر آپریشن ایریا کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی وہ یہیں ہے، وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف استہزائیہ سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا، خیر اس کو چھوڑو، تم جلد آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تھے تو صحیح ان دونوں کی منگنی پہ، مگر نہیں، لوگ اپنی آنکھوں کی بجائے اپنے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی انٹراکرینیل سرجری ہے، میں اسے یہاں چھوڑ نہیں سکتی ابا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے تھے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا، اس کی ماں، رشتہ دار، فیملی، یہاں اس کا کوئی نہیں ہے ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان 5 ماہ میں استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اب میں کیا اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ اوہ آئی سی، وہ ذرا دھیمے پڑے۔ کیا وہ لڑکی حالے نور، کیا اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ آپ حالے کو کیسے؟ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ اوہ اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی، ابا اس سے واقف تھے۔ پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی، جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی، روہیل کو اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملا۔ ہیلو، پھپھو نے تیسری بیل پہ فون اٹھایا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا، پھپھو کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھی، مگر اس کے سارے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ہیلو، اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا۔ جہاں نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی کہ جب کسی کا آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ سائمہ تائی کہتی تھی کہ پہلے کلمہ کو 125,000 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا، چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب 125,000 دفعہ یا یہ پڑھنا ہے، پھر ساری کازنز کو زبردستی بٹھا دیا جاتا۔ ثنا تو پڑھتی ایک دفعہ اور گٹھلیاں 3 گرایا کرتی تھیں، پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا۔ ان کزنز نے تو آپس میں مذاق بھی بنا لیا تھا کہ جب پڑھی ہوئی گٹھلی کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا تو ارم کہتی، یہ ہیں بھائی پڑھی ہوئی گٹھلیاں اور یہ ہیں ان پڑھ گٹھلیاں۔
जब तक वो लोग इस बाबरकत कलाम से बेजार ना हो चुके होते, तब तक सवालात खत्म ना होता। तब की बात भले और थी, मगर अब भी वो यही सोच रही थी कि पता नहीं हम अल्लाह ताला को गिन गिन कर याद क्यों करते हैं, और अगर जो उसने भी गिन कर देना शुरू कर दिया, पता नहीं हम अपनी खुद साख्ता गिनती से जिक्र को मंतर क्यों बना देते हैं। अस्पताल का वो कॉरिडोर अब सर्द पड़ता जा रहा था। जुलाई की शाम भी बहुत ठंडी महसूस हो रही थी। उसने सोचना चाहा कि वो जिक्र में क्या पढ़े, बगैर हिसाब रखे, बगैर गिने, तवज्जो और यकसुई से क्या मांगे, मगर वो गिरहा खुलने का नाम ही नहीं लेती थी। डीजे के बाद उसने दुआ मांगनी छोड़ दी थी और पर्दे के बाद शिकवा करना छोड़ दिया था, मगर अब वो शिकवा करना चाहती थी जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने किया था। उसने कुर्सी की पुश्त पे दीवार से सर टकाकर आंखें मौंद ली। बस यही एक शिकवा था जिस पे लब मेहरबंद नहीं रहे थे। मैं अपने दुख और अपने मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। धात की कुर्सी जैसे मकनातीस बन गई थी और चांदनी के मुजस्समे का कतरा कतरा अपने अंदर जज्ब कर रही थी। मैं अपने दुख और अपने मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। कुर्सी ने उसकी सारी चांदनी निचोड़ ली थी। लोहे का एक खोल बाकी रह गया था जिसे मकनातीसी नशिस्त ने खुद से जोड़ लिया था। मैं अपने दुख और अपने मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। उसके कदमों में जैसे बेड़ियां डाल दी गई थी। वो चाह कर भी न हरकत कर सकती थी, न ही सांस ले सकती थी। हर तरफ जैसे अंधेरा था। उस एक शख्स को खो देने का सिर्फ एहसास भी उस तारीक सुरंग की तरह था जिसका कोई इख्तिताम ना था। उसकी सारी चांदनी उस अंधेरे में डूब गई थी। मैं अपने दुख और अपने मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। 5 साढ़े 5 घंटे गुजरे थे और तब ही शीशे का दरवाजा खुला। उसने सर्जन डॉक्टर को अपनी जानिब आते देखा। उसके लोहे के खोल को कुर्सी के मकनातीस ने यूं चिपका रखा था जैसे वो चाहने के बावजूद भी उठ ना सकी। क्या हुआ डॉक्टर? उसने खुद को कहते सुना। सर्जरी पेचीदा थी, मगर कील बहुत अंदर तक नहीं गया था। हमने उसे निकाल लिया है, डॉक्टर उसको बताने लगे थे। उसकी खोपड़ी का जो हिस्सा डैमेज हुआ था उसे जिनासोनियम मैश के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। और वो ठीक है या नहीं? उसने बेकरारी से उसकी बात काटी। वो भी पता नहीं कौन सी जुबान बोले जा रहे थे। हाँ, ऑफ कोर्स वो ठीक है। सर्जरी कामयाब रही है। जैसे ही एनेस्थीसिया उतरेगा और वो स्टेबल हो जाएगा तो आप उससे मिल सकेंगी। जिंदगी में बाज खबरें इंसान को कैसे मिलती हैं? शायद जैसे ऊपर से बहती कोई आबशार हो जिसका धारा उसे भिगो दे, या फिर जैसे आसमान से सोने के पतंगे गिर रहे हों, या जैसे लहलहाते सब्ज़जार के साथ किसी चश्मे के ठंडे पानी में पांव डालकर बैठना हो। मरहम, ठंड, सुकून। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसकी आंखें और आवाज दोनों भीग गईं। नकाब के ऊपर से उसने लबों पे हाथ रखकर जैसे उबलते जज्बात को काबू करने की कोशिश की। फिर वो उठ खड़ी हुई। लोग सुकून पाने पर निढाल से होकर बैठ जाया करते हैं, मगर वो उस कैफियत में उठ खड़ी हुई थी। मकनातीस गायब हो गया था और चांदी का मुजस्समा फिर से चमकने लगा था। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जिंदगी में किसी को उसके मुंह पे इतने दिल से उसने शायद पहली दफा दुआ दी थी। वो एक पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश देकर आगे बढ़ गए। जिस शीशे के दरवाजे से वो आए थे उसके पार अमले के 2 अफराद एक स्ट्रेचर धकेलते ले जा रहे थे। वो दौड़कर दरवाजे तक आई और चेहरा शीशे के दरवाजे के करीब ले जाकर देखा। वो जहान ही था, लेटे हुए। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलती थी, यूं कि चेहरा हया के सामने था। बंद आंखें, नीचे घेरे हल्के, सर पट्टियों में जकड़ा। एक पट्टी आंख के करीब से गुजरती थी। बेहोश बेखबर स्ट्रेचर आगे बढ़ गया। वो बस उसे देखती रह गई। दोनों के दरमियान इस दफा भी शीशे की दीवार थी, ऐसी ही जैसे बहुत पहले उनके दरमियान रही थी। तब वो धुंधली थी, आर पार का मंजर मुबहम था, लेकिन अब वो साफ थी। तब वाज़ह था, मगर दीवार तो दीवार होती है और हाथ जख्मी किए बगैर इस दीवार को हटाना मुमकिन भी तो ना था। बहुत थकी थकी सी वो वापस कुर्सी पे आकर बैठ गई। उसने ठीक से दुआ नहीं की थी, मगर अब वो ठीक से शुक्र तो कर सकती थी ना।